हेलो दोस्तों, आप लोगों का टीआर के क्लास के इसी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के साइंस के पहले चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ से एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन को देखेंगे और उनके आंसर पर चर्चा करेंगे, जिससे हमें उत्तर को रटना ना पड़े और हम लोग उत्तर को अपने शब्दों में लिख सकें। आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ का पूरा वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल, जहां से आप क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ है। तो इसमें से कौन सा पदार्थ है। तो पदार्थ का डिफिनीसन मैंने बताया ही था, जो स्थान घेरता हो और जिसमें द्रव्यमान होता हो तो वो पदार्थ कहलाता है। जैसे यहाँ कुर्सी स्थान घेरती है और इसमें द्रव्यमान होता है। वायु, स्नेह में द्रव्यमान भी नहीं होता है और ना कोई स्थान घेरता है। यहाँ गंध भी ये पदार्थ का कण है, पदार्थ नहीं है, ये पदार्थ का कण है, इसलिए गंध एग्जाम्पल नहीं है इसका, है ना, पदार्थ का। इसमें बादाम है, शीतल पेय है ना, शीत है, ठीक, इत्र की सुगंध। तो ये भी कण होते हैं, पदार्थ नहीं होते, ठीक, पदार्थ के कण होते हैं। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर ये सारे हैं। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। दूसरा क्वेश्चन है कि गरम गरम खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो इसका उत्तर है कि जब हम जो टेम्परेचर होता है, तापमान की वजह से कण के पदार्थ के कणों का जो मूवमेंट होता है या गति होती है, वो क्या होती है, बढ़ जाती है ना। तो जैसे जैसे तापमान हम लोग बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाने से उनकी गति क्या होती है, बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाने से गति बढ़ती है ना, उनका मूवमेंट या उनका जो गति करते रहते हैं, अणु पदार्थ के कण जो गति करते रहते हैं, वो गुण बढ़ता जाता है तापमान बढ़ाने से। इसका यही उत्तर है। यहाँ भी लिखा हुआ है कि ये पदार्थ के कणों की विशेषताओं का गुण है, जो तापमान बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और ये कण गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनके बीच की दूरी अर्थात कणों के बीच रिक्त स्थान बढ़ जाता है और फैलने लगते हैं। यही कारण है कि गर्म खाने की महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेजी से हमारे पास पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। तो हमने देखा कि जो तरल पदार्थ होते हैं या द्रव होते हैं, उनके जो कण होते हैं, उनके मध्य खाली स्थान ज़्यादा होता है ना, रिक्त स्थान ज़्यादा होता है, दूर दूर होते हैं थोड़े ठोस के मुकाबले। इसी वजह से जो गोताखोर होते हैं वो पानी को काट पाते हैं। अगर वहाँ पर कोई उनका द्रव ना हो करके कोई ठोस हो तो हम लोग काट पाएंगे? नहीं काट पाएंगे, हाथ ही टूट जाएगा, है ना। जैसे लोहा है, ठोस है, तो उसके कण जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं और उनके बीच जो होता है रिक्त स्थान वो बहुत ही कम होता है ना। और जो द्रव होते हैं उनके कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। यही यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता, ठीक। तो रिक्त स्थान, कणों के बीच रिक्त स्थान होने के कारण गोताखोर पानी को काट पाते हैं। पदार्थ के कणों की क्या विशेषता है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा भी था कि पदार्थ के कणों की मुख्यतः 3 विशेषताएं होती हैं। पहला, उनके बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, ठीक, रिक्त स्थान होता है। और दूसरा क्या होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील करते रहते हैं। जो खाली स्थान रिक्त स्थान होता है वहीं चारों तरफ वो गति करते रहते हैं जहाँ तक रिक्त स्थान होता है। और तीसरा होता है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इन दोनों के कणों के मध्य आकर्षण बल लगता है ना। इसी वजह से पदार्थ बंधे होते हैं आकर्षण बल से, कणों के मध्य आकर्षण बल लगता है। तो यही 3 विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ी भी थी चैप्टर में, है ना। उसके बाद आगे देखते हैं कि विसरण किसे कहते हैं। विसरण किसे कहते हैं तो हमने पढ़ा, वहाँ पे हमने टॉपिक जब पढ़ा रहे थे तो चैप्टर का, तो उसमें बताया भी था कि विसरण वो होता है जब दो पदार्थ के कण स्वतः आपस में
मिल जाते हैं तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। उसके बाद है प्रश्न, गलनांक किसे कहते हैं? तो गलनांक वो होता है जब वो तापमान होता है, गलनांक क्या होता है? वो निम्न तापमान, सबसे कम का वो तापमान होता है जिस तापमान पर कोई पदार्थ या कोई ठोस क्या होता है? द्रव रूप में परिवर्तित होने लगता है, द्रव रूप में परिवर्तित होने लगता है। तो ये हो गया गलनांक। क्या हो गया? गलनांक या तापमान। तापमान तो वो ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर देता है, वो ताप उस पदार्थ का क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। आगे था क्वथनांक किसे कहते हैं? तो इस पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि क्वथनांक क्या होता है। तो क्वथनांक वो ताप होता है जिस पर कोई द्रव जो है वो किसमें परिवर्तित होने लगता है? गैस में परिवर्तित होने लगता है। वही तापमान को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। तो वो ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है, उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। उबल के वो गैस में परिवर्तित होने लगते हैं ना। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ पर भी चर्चा की गई थी हम लोगों ने कि शुष्क बर्फ जो होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। आगे क्वेश्चन है कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक के नाम बताइए। अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक, तो हमने देखा था किस चीज़ों की वजह से पदार्थ के अवस्था परिवर्तित हो सकते थे। पहला था तापमान, दूसरा दाब परिवर्तन, है ना। तो तापमान और दाब परिवर्तन के कारण किसी पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता था, है ना। उसके बाद देखा कि गुप्त उष्मा से आप क्या समझते हैं। तो गुप्त उष्मा पे भी हमने चर्चा की थी। गुप्त उष्मा क्या होती है? गुप्त उष्मा वो उष्मा होती है जो किसी पदार्थ के अवस्था को परिवर्तित करने के लिए दिया जाता है। जब कोई पदार्थ जैसे कोई पदार्थ है, ये कोई पदार्थ ठोस पदार्थ है, अब इसको हम तापमान देना शुरू कर दिए और जब ये अपने गलनांक पर पहुंच जाता है, पहुंच जाता है तो ताप देने के बाद भी ये अपने गलनांक पे जा कर के इसका तापमान स्थिर हो जाता है कुछ समय के लिए। तापमान तब तक स्थिर रहता है जब तक कि ये पूरा ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तित ना हो जाए, तब तक इसका तापमान नहीं बढ़ता। तो ये जो ताप गलनांक पर पहुंचने के बाद भी जो हम ताप देते जा रहे हैं उसी को हम लोग गुप्त उष्मा कहते हैं। क्योंकि ये गुप्त उष्मा इसलिए कहते क्योंकि यहाँ पर तापमान तो सेम है, पहले जितना गलनांक पे पहुंच गया अब स्थिर हो गया तापमान। अब ये तापमान जा कहाँ रहा है ना, तापमान छिपा हुआ, जैसे छिप जा रहा है, इसीलिए कहते हैं गुप्त उष्मा, छिपी हुई उष्मा। ये उष्मा कहाँ खर्च हो रही है? इस ठोस के अवस्था परिवर्तन में। तो अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर ताप पर, तापमान जब स्थिर हो जा रहा है तो अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को दी गई आवश्यक उष्मा, जो आवश्यक उष्मा उसके अवस्था परिवर्तन के लिए दे रहे हैं, उसी को आवश्यक उष्मा की मात्रा को ही क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा। क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा। इसी के और दो अलग अलग और डिफिनीसन दूसरे दिए गए हैं। जैसे कि जब कोई पदार्थ एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में परिवर्तित होता है तो एक नियत ताप पर उसे कुछ उष्मा प्रदान करनी पड़ती है। तो जब नियत तापमान नियत हो जाता है तब और कुछ उष्मा उसको प्रदान करनी पड़ती है, तो वो एक नियत ताप पर उष्मा प्रदान करता है, या वो एक नियत ताप पर उष्मा प्रदान करता है या प्रदान करनी पड़ती है, तो उसी को क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा। इसका तीसरा डिफिनीशन अलग दूसरी तरीके से दिया गया है कि किसी पदार्थ की गुप्त उष्मा की वह मात्रा होती है जो उसकी इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है। और हमने भी एक डिफिनीशन आप लोगों को नोट्स में मिलेंगे, एक अलग दूसरा डिफिनीशन, आप उसको भी लिख सकते हैं, या ये जो मैंने समझाया इसी को आप समझ करके इसी को अपने शब्दों में लिख सकते हैं।
अगला प्रश्न है कि ठोस, द्रव और गैस के गुणधर्म को लिखिए। तो ठोस के गुणधर्म क्या क्या होते हैं? ठोस के गुणधर्म हमने चर्चा भी की थी कि ठोस पदार्थ का निश्चित आकार होता है, उनके आकार में परिवर्तन नहीं होता। इनकी सीमाएं भी निश्चित होती हैं ना, स्थिर आयतन होता है, आयतन स्थिर होता है। और बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। या संपीड्यता पढ़ा था हम लोगों ने कि संपीड्यता क्या होता है। बाह्य बल लगाते हैं तब भी इनका आकार स्थिर रहता है, आयतन आकार। तो हमने कहा था कि संपीड्यता क्या होती है, नगण्य होती है ना। और अंतराणु बल सर्वाधिक होते हैं, द्रव तथा गैस से अधिक होते हैं। ये भी पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा अंतराणु बल किस में होता है, ठोस में। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि ठोस में जो अंतराणु बल ठोसों में सब सर्वाधिक होता है, और इनके बीच जो गैप होता है अणुओं के मध्य वो सबसे कम होता है। कहाँ पे? ठोस में, है ना। द्रव के गुणधर्म क्या थे? द्रव का निश्चित आकार नहीं होता, इनका आकार निश्चित नहीं होता था, है ना। इनका आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो द्रवों में आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं, और ठोसों में दोनों निश्चित होते हैं, आकार भी और आयतन भी। द्रवों में बहाव का गुण होता है, ये भी हमने लिखा था, उसमें बताया था आप लोगों को, है ना। तो बहाव का गुण होता है, इनका आकार बदलता रहता है, जिस बर्तन में रहेंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। इनके बीच अंतराणु बल ठोस से कम होता है, इनकी ठोस की अपेक्षा अंतराणु बल, अणुओं के मध्य जो बल लग रहा है वो ठोस के मुकाबले कम होता है ना। और गैस के गुणधर्म क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैस की संपीड्यता इसमें अधिक होती है। सब संपीडित हो जाते हैं ना, दाब लगाने पर ये संपीडित हो जाते हैं। इनके कणों के बीच अंतराणु बल सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। और इनको आसानी से दबाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, या इनके आयतन में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये भी लिख सकते हैं कि इनका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है ना, आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। आकार में परिवर्तन संभव है, लिख सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं। इनका विसरण काफ़ी तीव्र होता है। विसरण सबसे ज़्यादा किस में होता है? गैसों में, क्योंकि इनके बीच जो खाली स्थान होता है कणों के बीच वो सर्वाधिक होता है। अब दूसरा कोई कण आया तो वो इनके बीच में चला गया आसानी से। तो कण आपस में स्वतः आसानी से मिल जाते हैं गैसों में, क्योंकि इनके बीच कणों के मध्य जो गैप होता है, वो रिक्त स्थान जो होता है वो सर्वाधिक होता है। इसलिए इनके बीच विसरण क्या? वही दो भिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः आपस में मिलना, उसी को विसरण कहते हैं। तो इसमें विसरण सबसे सर्वाधिक होता है, किसमें? गैसों में सबसे तीव्रता के साथ होता है। आगे देखते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो हम लोगों ने एक उदाहरण इसके लिए देखा था ना कि पानी, एक गिलास में हम लोग अगर पानी लेते हैं और वहाँ पर निशान लगा लेते हैं कि पानी कहाँ तक है, और उसमें हम लोग नमक डाल देते हैं, तो नमक डालने के बाद भी पानी का दो चम्मच 4 चम्मच कुछ नमक डाल दोगे, तब भी देखते हैं कि पानी का लेवल जो है जहाँ पहले था तल वहीं पर है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो पानी के अणु हैं उनके बीच कुछ पानी के जो कण थे उनके बीच क्या था? कुछ रिक्त स्थान था। इसी वजह से नमक के कण जो थे, नमक के कण उन्हीं रिक्त स्थान में चले गए, जिससे पानी का तल जो है वो बढ़ नहीं रहा है। इसका दूसरा एग्जाम्पल और कुछ भी बताया गया है कि जब हम एक बीकर में पानी लेते हैं तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट, इन्होंने पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण डाल देते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट पूरे बीकर में फैल जाता है, अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट का प्रत्येक कण जल के प्रत्येक कणों के बीच मिल जाता है, जिससे ये पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। और एक और एग्जाम्पल, जैसे हम लोग पानी में नील डालते हैं ना, तो क्या देखते हैं कि पानी में पूरा नील जो है पूरा मिल गया है ना, उसका मिल गया। तो ये मिलना इसी वजह से हुआ क्योंकि उनके बीच रिक्त स्थान था। आगे देखते हैं, कारण बताइए क्यों गैस बर्तन को पूरी तरह भर देती है जिससे इसको रखते हैं। तो इसका है कि गैस की संपीड्यता सर्वाधिक होती है ना, इसी वजह से वो
जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं और उनका आयतन भी परिवर्तित हो जाता है। संपीड्यता सर्वाधिक होती है, संपीड्यता अधिक होने के कारण, है ना, इसका उत्तर हुआ। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? अब वाष्पीकरण हम लोगों ने पढ़ा था कि इवेपोरेशन या वाष्पीकरण जो होता है वहाँ पर जो द्रव के कण होते हैं वो अपने चारों तरफ से ऊर्जा ले लेते हैं, जिससे इनकी एनर्जी या इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और ये गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण अपने पास के इनके दूसरे कण हैं वो जो फोर्स लगा रहे हैं, जो दूसरे कण इनके बीच इस कण और दूसरे कण के बीच जो फोर्स लग रहा है वो उसको तोड़कर बाहर निकल जाते हैं, है ना, जिसकी वजह से जब ये चारों तरफ से ऊर्जा ले लिया तो इसी वजह से चारों तरफ शीतल हो गया। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रवों के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने से आसपास ठंडक होने लगता है और शीतलता आ जाती है। तो इसी कारण से शीतलता आती रहती है। अब ये वाला जैसे वाष्पीकृत हो गया, दूसरा कण आया वो और चारों तरफ से ऊर्जा अवशोषित किया तो वो भी वाष्पीकृत हो गया। तो इस वजह से यहाँ पर नीचे की तरफ ऊर्जा कम होता जाएगा और ऊपर ऊर्जा जो ऊपर वाले कण होंगे वो ऊर्जा ले करके वाष्पीकृत होते रहेंगे, है ना। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? अब इसके लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड निक्षेपण और वो दूसरा हमने पढ़ा था निक्षेपण और साथ ही साथ ऊर्ध्वपातन, है ना, निक्षेपण और ऊर्ध्वपातन पढ़ा था। तो ऊर्ध्वपातन का ही एग्जाम्पल ठोस कार्बन डाइऑक्साइड था, है ना। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में जो अवस्था परिवर्तन होता है वो सीधे ठोस से किस में हो जाता है, गैस में। तो शुष्क बर्फ इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये वायुमंडल का एक एटमॉस्फेयर दाब पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए इसको शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, है ना, शुष्क बर्फ ड्राई आइस कहते हैं। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, क्योंकि ये सीधे ठोस से सीधे किस में चला जाता है, परिवर्तित हो जाता है, द्रव में नहीं परिवर्तित हो करके सीधे गैस में परिवर्तित होता है। इसी वजह से इसको ड्राई आइस या शुष्क बर्फ कहते हैं। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन हमने पढ़ा भी कि द्रव में परिवर्तित बिना ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में और वापस ठोस में बदलने की, गैस अवस्था ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कोई है ठोस, अब जब उसका अवस्था परिवर्तन हो तो वो सीधे ठोस किस में परिवर्तित हो जाए, गैस में, है ना, सीधे गैस में। वरना जो परिवर्तन होता है वो किस तरह होता है, पहले ठोस द्रव में परिवर्तित होता है और उसके बाद ही गैस में परिवर्तित होता है ना। लेकिन कुछ पदार्थ होते हैं जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका एक एग्जांपल ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है, ऊर्ध्वपातन। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं? तो इस पर हमने बहुत अच्छी तरीके से चर्चा की थी कि वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पहला था सतह, है ना। सतह बढ़ने के साथ क्या होता है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि ये एक सतही प्रक्रिया है। इसी वजह से सतह पे ही वाष्पीकरण होता है। तो अगर सतह बढ़ गया तो वाष्पीकरण भी बढ़ गया। दूसरा था कि तापमान में वृद्धि से उसके द्रव के कण या पानी के जो कण थे वो एनर्जी या ऊर्जा ले करके उनमें गति बढ़ जाती थी और वो बाहर निकल जाते थे, परिवर्तित हो जाते थे। इसी वजह से क्या था कि तापमान बढ़ने के साथ वाष्पीकरण बढ़ता है, वाष्पीकरण गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ये भी हम लोगों ने चर्चा की थी। आर्द्रता में कमी से क्या होता था कि आर्द्रता में
आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता था? आर्द्रता का, जब आर्द्रता ज़्यादा होता था तो वाष्पीकरण कम होता है, और जब आर्द्रता कम होता है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। तो ये उल्टा प्रभाव पड़ता है, ये सीधा नहीं। अगर वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो इसका मतलब कि वायुमंडल में क्या है, आर्द्रता कम है ना। जब आर्द्रता कम है तभी वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, और आर्द्रता ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण कम होगा। इसका प्रभाव उल्टा पड़ता है। और चौथा है कि वायु की गति अगर गति तेज होगी तब भी वाष्पीकरण तेज होगा। तो ये सारे, जैसे सतह क्षेत्र में बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ता है, तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ता है, वायु की गति बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ता है। लेकिन आर्द्रता बढ़ने से क्या होता है, उल्टा प्रभाव पड़ता है, वाष्पीकरण कम होता है ना। तो आर्द्रता को याद रखिए कि आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण कम होता है। उसके बाद एक है प्लाज्मा। क्या है? तो प्लाज्मा चौथी अवस्था मानी गई है। पदार्थ की चौथी अवस्था हम लोगों ने कौन कौन सी अवस्थाएं पढ़ी? ठोस, द्रव और गैस। गैस है ना, ठोस, द्रव, गैस पढ़ी गई, ये 3 अवस्थाएं। लेकिन इसकी चौथी अवस्था क्या मानी गई है? पदार्थ की प्लाज्मा, है ना। और प्लाज्मा कब हमें प्राप्त होता है? जब नियॉन बल्ब के अंदर, फ्लोरोसेंस ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई एनी गैस होती है, दूसरा कोई गैस हीलियम, और उसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने पर गैस जो होती है वो क्या होती है? आयनीकृत या आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ तैयार होता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा, ठोस, द्रव और गैस, प्लाज्मा उसकी चौथी अवस्था मानी गई है। इसका सूर्य, प्लाज्मा का एग्जाम्पल सूर्य भी है ना। कहते हैं कि सूर्य से जो ऊर्जा निकल रही है वो प्लाज्मा के कारण निकलती है। गुप्त उष्मा किसे कहते हैं? गुप्त उष्मा में ऊपर हमने फिर चर्चा कर ही चुके हैं। गुप्त उष्मा क्या होती है, फिर से दिया गया है क्वेश्चन। तो गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता तब तक तापमान क्या होता है? स्थिर रहता है। तापमान स्थिर रहता, चाहे उसमें और भी उष्मा दे दी जाए। अब उष्मा हम तो दे ही रहे हैं, लेकिन तापमान तब भी स्थिर ही है। उष्मा दे दी जाए पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल को बदलने के लिए, ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके। तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त और उष्मा को अवशोषित कर लेता है। ये उष्मा पदार्थ में छुपी रहती है, जिसे गुप्त उष्मा कहते हैं। ठीक। संगलन की प्रसुप्त उष्मा, तो संगलन की गुप्त उष्मा ही जब संगलन गलने वाले में यूज होगा, जब ठोस के द्रव में परिवर्तित होने में, जो अवस्था परिवर्तन में जो ऊर्जा खर्च होगी गलनांक पर, उसी को प्रसुप्त उष्मा कहेंगे। जब गलनांक पर ठोस पहुंच जाएगा तो उसके अवस्था परिवर्तन पर में जो ऊर्जा लगेगी, जो ऊर्जा लग रही है गलनांक पर पहुंचने के बाद, ठोस और द्रव, जो ऊर्जा या ऊष्मा लग रही है, ऊष्मा जो खर्च हो रही है, उसी को गलनांक पर ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ही उसकी संगलन या गलन की प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। संगलन या गलन की प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। ठीक। तो गलनांक पर ठोस से द्रव में परिवर्तित होने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ही संगलन की प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 किलोग्राम ठोस को, ठीक है, ये याद रखना कि 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में परिवर्तित होने के लिए जितनी भी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ही ठोस की या उस गलनांक की प्रसुप्त उष्मा कहते हैं ना, उस संगलन की प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा से आप क्या समझते हैं? तो वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा 1 मोल द्रव, है ना। तो 1 मोल द्रव का, उस द्रव का जब द्रव किस में परिवर्तित होता है? गैस में ना। तो द्रव अवस्था में कहाँ पर? क्वथनांक पर। जब उस पे क्वथनांक पे पहुंच जाए, यहाँ पे क्वथनांक पर, तो 1 मोल द्रव का उसके क्वथनांक पर द्रव से
गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ही वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बस आसान शब्दों में इसको लिख सकते हो अपने शब्दों में, है ना। यहाँ भी लिखा गया वायुमंडलीय दाब पर एक मोल द्रव को उसके क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने हेतु जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त या गुप्त ऊष्मा कहते हैं, है ना। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, प्रसुप्त ऊष्मा संगलक की कहते हैं, है ना। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। उसके बाद अगला है संघनन। क्या है? तो संघनन हम लोगों ने देखा था कि वो प्रक्रिया जिसमें गैस जो है ठंडा होकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, संघनन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा था वहाँ पे। तो संघनन क्या है? वो प्रक्रिया जिसमें गैस ठंडी होकर के द्रव में परिवर्तित हो जाता है ना। उसके बाद है क्वेश्चन कि 100 डिग्री सी तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों को उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, क्यों? तो हमने देखा भी कि ये 100 डिग्री सी क्या है, 100 डिग्री सी पानी का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है ना। इस पे ये पानी खौलने लगता है। तो हमने क्या बताया था कि क्वथनांक पर जा कर के जब तक उसका अवस्था परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक पूरा पानी 100 डिग्री इस पे रुका ही रहता है क्वथनांक पर। और जो उसमें ऊर्जा हम लोग दे रहे हैं वो कहाँ परिवर्तित हो रहा है? द्रव को किस में परिवर्तित कर रहा है? गैस में, है ना। तो जब ये गैस में बन रहा है तो ये कुछ और उसमें ऊर्जा लेकर के तभी तो इसका परिवर्तित हुआ गैस में। तो ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ले रहा है ना यहाँ पे, के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेता है, जिससे वो उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा होता है ना। जब ये द्रव उबलने लगता है क्वथनांक पर तो ये और ऊष्मा जब लेता है, ऊष्मा और लेकर के इसका अवस्था परिवर्तित हो जाता है, तो इसकी उसमें ऊर्जा और बढ़ जाती है द्रव के मुकाबले। गलनांक एवं क्वथनांक से में क्या अंतर है? तो गलनांक क्या होता है? ठोस में होता है, ठोस पिघलने लगता है ना। और क्वथनांक जब द्रव उबलने लगता है। ठोस में गलनांक कहाँ देखा जाता है? ठोसों में, है ना। और ये द्रवों में होता है, उबलने लगता है। 3 उध्रुवपतित होने वाले पदार्थों के नाम बताइए। तो उध्रुवपातन के 3 नाम, तो इसमें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख सकते हैं आप, है ना, पढ़े हुए हैं, या ड्राई आइस, और कपूर, नेप्थलीन, नौशादर, अमोनियम क्लोराइड इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक, तो इसी के साथ ये सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिए और आप इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।